अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ सीखो पाकिस्तान। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आमतौर पे हमारी यूनिवर्सिटी में जब भी पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जब भी पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी पढ़ाई जाती है, लेकिन बच्चों के जहन में बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। मिसाल के तौर पे उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि ये चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं। जब कोई उन्हें ये कहता है कि ये चार्ज बॉडी है, तो उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि इस चार्ज बॉडी का क्या मतलब होता है। और फिर वो अक्सर यही सोचते रहते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल आखिर पाए कहां पे जाते हैं, ये होते कहां पे, हमने तो अपनी जिंदगी में इनको कभी भी नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा और उसके बाद मैं आपको डिमोन्स्ट्रेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इफेक्ट्स भी दिखाऊंगा जो कि आप अपनी रियल लाइफ वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, तो बड़ा मजा आएगा। एंजॉय करेंगे, फिजिक्स लर्न करेंगे, सीखेंगे, हम रट्टे नहीं मारने, रट्टा खत्म करना है। इंसान हमेशा से बहुत पहले, तकरीबन आज से 2000 साल पहले भी ये सोचता था कि ये मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ जायके और रंग क्यों होते हैं। जिस तरह हम अगर सेब को देखें तो उसका अपना रंग होता है और अपना जायका होता है, आम को देखें तो उसका अपना रंग और अपना जायका होता है। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज क्यों रखती हैं, यह इंसान हमेशा से सोचता था। तो इस सवाल के जवाब में इंसान ने बहुत सारी थ्योरीज भी लाई। उनमें से एक थ्योरी कुछ ऐसे थी कि वो ये कहते थे कि हर चीज का एक अपना बुनियादी जर्रा होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। हर चीज का वो फंडामेंटल पार्टिकल जो है ना, अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, अपनी खुसूसियात रखता है। तो यही वजह है कि वो पूरी की पूरी चीज उसी तरह की खुसूसियात रखती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेब को देखें तो वो ये मानते थे कि जो सेब है इसका एक अपना जर्रा है, एक अपना छोटा पार्टिकल है, उससे मिलकर पूरा सेब बना है। तो यही वजह है कि सेब के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह जो आम है, उसके अंदर एक आम का अपना एक आइडेंटिकल पार्टिकल उसके अंदर मौजूद है, उसकी वजह से उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज आई हैं। जिस तरह एक अगर बहुत बढ़िया बिल्डिंग को देखें ना, तो उसके अंदर अगर वो लाल ईंटों से बनी है, रेड ब्रिक्स उसके अंदर लगी हुई है, तो पूरी बिल्डिंग जब आप दूर से देखेंगे तो आपको कैसी नजर आएगी? लाल ही नजर आएगी, जाहिर सी बात है। उनके जहन में ये कंसेप्ट था। लेकिन इस थ्योरी के अंदर एक फ्लॉ था, एक मसला था। मसला यह था कि बाज़ औक़ात ये चीजें अपनी प्रॉपर्टीज बदलना शुरू कर देती थी। जिस तरह सेब जो होता है, अगर कुछ अरसा पड़ा रहे तो वो खराब होना शुरू हो जाता है, और जब वो खराब होता है तो अपना रंग भी बदलता है, अपना जायका भी बदलता है। इसी तरह आम और दूसरी चीजें भी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर चीज का एक बुनियादी जर्रा होता है तो क्या वो तब्दील भी होता है? अगर देखा जाए तो एक बिल्डिंग को देखें तो वहां से उसकी ईंटें तो तब्दील नहीं होती थी वक्त के साथ। तो यानी कि कुछ फ्लाज इस थ्योरी के अंदर थे। इंसान हमेशा से इस सवाल का जवाब ढूंढता रहे। लेकिन बड़ा मजे का ट्विस्ट उस वक्त आया जब 1805 में जॉन डाल्टन ने यह बताया कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, अगर हम उनको तोड़ते जाएं, ब्रेक डाउन करें, जिस तरह आप इसकी मिसाल ऐसे लेके अगर आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, तो बिल्डिंग आपको पता है कि स्टोरीज पे मुश्तमिल होती है। अगर स्टोरीज को देखें तो वो रूम्स पे मुश्तमिल होती हैं, और अगर रूम्स की किसी छोटी यूनिट पे जाएं तो वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं। और अगर दीवारों के अंदर अगर हम मजीद दीवारों को डिवाइड करना चाहें तो हम उनको इंटू में तकसीम कर सकते हैं, और अगर इंटू को मजीद तकसीम करना चाहें तो हम उसको रेत के जर्रात की तरह बना सकते हैं। और अगर हम जो रेत के जो पार्टिकल हैं, अगर हम उनको मजीद और डिवाइड करते जाएं तो जॉन डाल्टन ने कहा भाई एक वक्त ऐसा आ जाएगा ना, आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे कि आप उन जर्रात को मजीद तकसीम नहीं कर सकोगे, मजीद डिवाइड नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी जबान चूंकि लैटिन थी, तो वहां पे ऐसी चीज जिसको मजीद तकसीम ना किया जा सके उसको एटमोस कहते थे। तो वहां से उस जर्रे को जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता उसको उन्होंने एटम का नाम दे दिया। देखिए, आप खुद अंदाजा कर लें कि वो कितना छोटा है। ये इतना छोटा है कि उससे मजीद आप छोटा नहीं कर सकते थे। ये 1805 की बात है, उस वक्त ये थ्योरी आई थी। आप एटम कितना छोटा है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अगर आप 6 मिलियन एटम्स को अलाइन कर दें, टेनिस बॉल जिस तरह एक के साथ दूसरी जिस तरह यूं करके अलाइन कर दें, तो 6 मिलियन एटम अगर आप एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड लगाएंगे तो कुछ इतनी लेंथ बनेगी। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि एटम अब कितना छोटा है। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि भाई इससे कोई छोटा जर्रा नहीं होता। ये 1805 की बात है। लेकिन वक्त गुजरता गया तो रिसर्चेस भी होती गई, नए सवालात भी उठते गए, लोग सोचते भी गए। तो 20वीं सदी के आखिर में जाके जेरे थॉमसन की रिसर्च से हमें पता चला कि नहीं, ये जो एटम है इसके अंदर मजीद पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। और हमें पता चला, हमें दो किस्म के पार्टिकल्स के बारे में पता चला।
कि वो भी एटम के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि एटम 1805 ये थ्योरी आई। इसी के करीब एग्जैक्ट डेट्स याद करना मकसद नहीं होता, एक जहन में स्केच बनाना कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये था कि इसको मजीद तकसीम नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और हमें पता चला कि इसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं मजीद, एक को इलेक्ट्रॉन कहा गया और दूसरे को प्रोटॉन कहा गया। अच्छा, ये पार्टिकल बड़े फैसिनेटिंग किस्म के पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की प्रॉपर्टी देखी गई, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि ये दो जो पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज थी, यानी कि ये अट्रैक्ट या रिपल कर सकते थे। तो इन पार्टिकल्स को चार्ज्ड पार्टिकल कहा गया, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स। अच्छा, अब आपके जहन में यह सवाल तो क्लियर हो गया होगा कि ये चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कहां पे करते हैं, मौजूद कहां पे होते हैं। भाई ये चार्ज पार्टिकल हर एक चीज में होते हैं, हर एक चीज में होते हैं, क्योंकि एटम हर एक चीज में होता है। एटम अगर हर एक चीज में मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि ये, क्योंकि ये दोनों एटम के अंदर होते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल भी हर एक चीज के अंदर मौजूद होंगे। आमतौर पर होता यह है कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब यह हुआ कि वो ना किसी को अट्रैक्ट कर सकती है ना किसी को रिपल कर सकती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद एक जितनी होती है। और एक बात याद रखना कि जो एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है, और सॉरी हमेशा नहीं, लेकिन उस वक्त बराबर होती है जब वो न्यूट्रल होते हैं। बाय कन्वेंशन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको नेगेटिव और प्रोटॉन जो है इसको पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इनको नाम इसलिए ये नेगेटिव पॉजिटिव दिया गया, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि इनको ऐसा नाम दिया गया। तो अब तो हमें ये तो समझ लगी कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये एग्जिस्ट कहां पे करते हैं, यानी कि हर एक चीज में मौजूद होते हैं। एटम्स के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि हर एक चीज के अंदर मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि इनकी जो तादाद है एटम के अंदर वो बराबर होती है, एक जितनी होती है। ये दूसरी चीज। अब अगर, और यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो इक्विवेलेंस है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो तादाद बिल्कुल इक्वल है, इसको कहीं से डिस्टर्ब कर दे, इस इक्वालिटी को कहीं से डिस्टर्ब कर दे किसी तरीके से, तो होगा क्या? ये चीजें भी, जो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं, ये भी अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देंगे। ऐसा देखें, सवाल अब फिर ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे हैं, ना उनको हम पकड़ सकते हैं, ना उनको किसी तरीके से घसीट सकते हैं, तो हम कैसे कुछ ऐसा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन की जो तादाद है उसको डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि उनकी इक्वालिटी को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है, और वो तरीका यह है कि अगर आप चीजों को रब करें एक दूसरे के साथ, रब करने की वजह से ये होता है कि कुछ मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करते, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो उनसे जल्दी लूज कर देते हैं। तो होता है कि जब आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो रबिंग की वजह से ये होता है कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाते हैं या दूसरे की पहले पे आ जाते हैं। तो होता यह है कि अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो दूसरी बॉडी क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यानी कि कंसिक्वेंटली जब भी आप दो बॉडीज को रब करेंगे, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का या नेगेटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की प्रॉपर्टी को शो कर सकेगी। एक और चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाएंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मान लें कि हम किसी बॉडी को रब करते हैं, जिस तरह ये बैलून है, हम इसको रब करते हैं, मैं अपने सर के साथ इसको रब करता हूं, जिस तरह ये रबिंग की वजह से होना ये चाहिए कि या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए या मेरा सर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों में से, मेरा सर में से और इसमें से एक चीज पॉजिटिव चार्ज और एक चीज नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि हमें इस बैलून को क्या करता हूं, अपने सर के साथ जब रब करूंगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर मैं इसको किसी और न्यूट्रल बॉडी के करीब ले जाता हूं, न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है? न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो किसी को अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर सकती। जब अट्रैक्ट या रिपल क्यों नहीं कर सक रही? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बिल्कुल इक्वल है।
अगर मेरे पास ये कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टिंग न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि ये कंडक्टर से बनी हुई है, तो अगर मैं इस चार्ज बॉडी को इसके करीब लेके जाऊंगा, जब इसके करीब लेके जाऊंगा, तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर वो बॉडीज होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली मूव करके इस अट्रैक्शन की वजह से यहां पे आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इसके सामने आ जाएगा और पीछे जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्जेस बच जाएंगे। तो अब ये वाली बॉडी जब मैं इसके करीब लेके जाऊंगा तो इन दोनों के दरमियान में इन चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन होगी। तो जरा हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। तो ये जो है ना एक बेसिकली कंडक्टिंग बैलून है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। तो मैं इसको अपने सर के साथ रब करता हूं, तो जब मैंने इसको रब किया तो ये क्या हुआ, सॉरी कोई भी चार्ज इस पे आ गया, यानी कि ये चार्ज बॉडी होगी। अब मैं इस बैलून के करीब इसको लेके जाऊंगा, तो जरा देखिएगा कि क्या होता है। मैं एक दफा फिर कर लेता हूं, क्योंकि ये देखें ये अट्रैक्शन हो रही है। ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। आमतौर पे इसी तरह बताया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रो मींस चार्जेस एंड स्टैटिक्स मींस रुके हुए। देखो मेरे भाई, जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो उनकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज, एक बात याद रखिएगा कि चार्ज कभी भी रेस्ट पे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि चार्ज रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो इम्पॉसिबल है। क्यों? कि एटम्स जितने भी टेम्परेचर को अप डाउन कर ले उनके अंदर वाइब्रेशन खत्म नहीं होती। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यानी कि उनके अंदर आप चार्जेस को रोक कभी भी नहीं सकते, चार्ज रुका हुआ कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आप ये करते हैं कि अगर मैं इस बैलून की यहां पर रब करता हूं, इसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज क्रिएट हुआ है तो उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की असल डेफिनेशन अगर की जाए तो वो इस तरह बनती है कि किसी पॉइंट पे अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं, उस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जो आपके लिए डेफिनेशन है वो भी ठीक है अगर आपको वो ज्यादा समझ आती है तो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चला कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं, या अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चला कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, हालांकि ना तो हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, वो इतना छोटा है, तो फिर हमें पता कैसे चला। तो जरा देखिएगा, अगर ये दो बैलून्स हैं तो सेम काइंड के बैलून्स है ना, एक जैसी प्रॉपर्टी है इनकी। अगर मैं इनको अपने सर पे रब करता हूं तो इन दोनों पे एक ही किस्म का चार्ज आना चाहिए, और अगर मैं इनको करीब लेके जाता हूं और ये एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इसका मतलब है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो जरा देखिएगा, मैं इसको ये जरा देखिएगा, मैंने इसको यहां पे रख दिया। ये जरा अब जरा इसको देखिएगा, ये देखें, ये इसको एक तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी ये देखें इस तरफ से। अब ये करीब नहीं जा रहे एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि दोनों जो मटेरियल हैं वो एक ही टाइप के हैं और मैंने इनको एक ही तरह की चीज से रब किया है, तो इनके ऊपर जाहिर सी बात है एक ही किस्म का चार्ज आया। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि जो सेम किस्म के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अपोजिट किस्म के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि आज की हमारी वीडियो में हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस कि जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे होते हैं बॉडीज की सरफेसेस के ऊपर या कहीं पे भी, तो उनकी जो स्टडी है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वो चीज हमने सीखी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस प्रोसेस को कहते हैं। उसके बाद हमने ये भी समझा कि चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कहां पे करते हैं। और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की जो बुक है उसको फॉलो करूंगा और उसके लिए पूरे कोर्स की वीडियोस बनाऊंगा, तो इसलिए वो वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।